नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। पहली क्लास ख़त्म हो चुकी है एंड आई होप आपने अभी तक देख ली होगी। अभी तक अगर आपने हमारी पहली क्लास अटेंड नहीं की है तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है इस वीडियो को देखने से पहले उस क्लास को ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा जाऊँगा जो कि आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो डोंट इग्नोर इट। अगर आप इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिसएडवांटेज पे रह सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इंडिया ईयर बुक नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपके साथ अपना जो मैंने एक्सपीरियंस लिया यूपीएससी में तैयारी का, जो गलतियाँ भी की हैं, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे हर एक चीज़ आपको साथ ही साथ सिखाता जा रहा हूँ। सो डू वॉच दैट वीडियो एंड उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। ये इंडिया ईयर बुक की समरी है जो 140 पन्नों में मैंने बनाई है एंड मैंने आपसे ऐसा प्रॉमिस किया था कि लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चंस आए थे इस बार भी एक्सपेक्टेड हैं कि लगभग 25-30 नंबर के सवाल आएंगे। इंडिया ईयर बुक इज़ ए वेरी रिच रिसोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि स्कैटर्ड है, फैली हुई है, और वो इन्फॉर्मेशन हमें किसी एक सिंगल रिसोर्स में नहीं मिलती, इसलिए इंडिया ईयर बुक की समरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 140 पन्ने की हमने बनाई थी। इन द केस आपको अगर इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं, अदरवाइज चिंता मत कीजिएगा। इस पीडीएफ में जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 100% सेम ही है हार्ड कॉपी। इफ़ यू डोंट वांट टू परचेज, ये वीडियो जरूर देख लेना, एक भी टॉपिक, एक भी पन्ना आपका नहीं छूटेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लैंड एंड द पीपल कराया था, आज मैं आपको पॉलिटी वाला सेक्शन कराऊंगा। डिफेंस एंड लॉ एंड जस्टिस ये अगले में कराऊंगा, क्योंकि डिफेंस से कई सारे सवाल आते रहते हैं एंड डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो डिफेंस में थोड़ा डिटेल में जाऊंगा सो दैट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ना छूटें। तो आइए करते हैं आज पॉलिटी वाला चैप्टर को और पहुंचते हैं उस पेज तक जहां पे है आपका पॉलिटी, आई मीन टू से या पॉलिटी, राइट। ठीक है, सो ये चैप्टर 3 है, दिस इज ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी के चैप्टर में पहली चीज जो सबसे अच्छा रिसोर्स है दैट इज द लक्ष्मीकांत। ये तो है, लेकिन लक्ष्मीकांत के अलावा आपको इस बुक में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है जो लक्ष्मीकांत में, एम लक्ष्मीकांत में नहीं है। ना ही 5th एडिशन में, ना ही 6th में, ना ही 7th में है। और अगर आप एक बड़े बुजुर्ग हैं जो 3rd एडिशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी नहीं है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप पॉलिटी को, जो भी आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ रखा है वो तो आप पढ़े ही पढ़ें, लेकिन इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देख लें। स्टार्टिंग में पॉलिटी वाला जो चैप्टर है जो लक्ष्मीकांत, जो यहाँ पे इंडिया ईयर बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने बस ये मेंशन किया कि भैया इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, सुनते चलिएगा, एंड इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इट इज गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949, बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ऐसा आपकी इंडिया ईयर बुक की जो ओरिजिनल कॉपी है जो गवर्नमेंट ने रिलीज की है उसमें लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, रेसिडुअल पावर लाइज इन द पार्लियामेंट। ये सारी बेसिक चीज़ें तो आप जानते हैं। अगर स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज की बात करें तो देन वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद आता है एक जो अगला उनका टॉपिक दिया हुआ है उसमें, वो है सिटीजनशिप का। अच्छा, सिटीजनशिप का जो बेसिक है वो तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं जो 2019 के हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। सो उसमें पहली चीज आप समझ लीजिए कि सिटीजनशिप की बात करूंगा अगर मैं, तो इंडिया है जस्ट सिंगल सिटीजनशिप, मतलब आपके ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। मतलब आप यू कैन नॉट बी सेड टू बी अ सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप है तो उसके अलग फायदे हैं, एंड एज अ होल यूएसए की एक अलग सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसके लिए एक भारत करना है तो सिटीजनशिप हमारी दो कैसे हो सकती है। एनीवेज, यहाँ पे जो हमारी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आई थी 2019 में, हमने अपने सिटीजनशिप को, जो सिटीजनशिप का प्रोविजन है उसको हमने अमेंड किया था। अच्छा, हमारा सिटीजनशिप का क्या प्रोविजन है? वो ये कहता है
कि एवरी पर्सन हु एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, मतलब इट केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950, और वो इंडिया में रह रहा है, या तो वो इंडिया में पैदा हुआ था, या उसके पापा मम्मी इंडिया में पैदा हुए थे, या फिर 5 साल कम से कम वो इंडिया में रहा है, ही इज कंसिडर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद टाइम पे इस पे अलग अलग अमेंडमेंट्स होते हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट इज ऑफ दिस 2019 विच इज इंपॉर्टेंट। इट वॉज अमेंडेड, कौन सा एक्ट अमेंड हुआ था? सिटीजनशिप एक्ट 1955 वॉज अमेंडेड। कब हुआ था? ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉट चेंजेज इट ब्रॉट, ये इंपॉर्टेंट लेकिन जरूर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि वी विल बी कंसिडरिंग 6 रिलीजियस कम्युनिटीज जिनको हम सिटीजनशिप देंगे, और वो 6 रिलीजियस कम्युनिटीज कौन सी होंगी? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस। ध्यान रखिएगा, सो वी हैव नॉट अलॉटेड द मुस्लिम्स एज द सिटीजनशिप। ये क्वेश्चन उसमें पॉइंट डाल देगा और बोल देगा भाई कि ये भी हैं, तो आप वहाँ पे उसे काट देंगे, ऐसा नहीं है। कंट्रीज ऑफ ओरिजिन, यहाँ के लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो लोग फ्लड किए होंगे, भागे होंगे ड्यू टू द रिलीजियस परसिक्यूशन, रिलीजन बेसिस पे इनको मार दिया जा रहा होगा, या फिर इनको डर होगा कि इनको मारा जा सकता है, और उन्होंने अगर इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले एंट्री कर ली है, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ का मतलब ये, अगर ये 3 स्टेट्स दे रहा है ना, तो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना ये 3 स्टेट्स? तो इसका सीधा सा मतलब है, वी आर नॉट कंसिडरिंग श्रीलंका, वी आर नॉट कंसिडरिंग चाइना, वी आर नॉट कंसिडरिंग म्यांमार। तो जिन कंट्रीज के इनका ओरिजिन ये होना चाहिए, तभी आप यू विल बी कंसिडर्ड एज ए सिटीजन। जब आपको सिटीजनशिप हम देंगे तो यू विल बी डीम्ड द इंडियन सिटीजन फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री, जिस डेट से आप इंटर किए हैं, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कि हम किस डेट से आपको दे रहे हैं। जिस डेट से आप इंडिया में इंटर किए उस डेट से आपको किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द डेट ऑफ ऑर्डर के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप माना जाएगा, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री माना जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके लीगल केसेस हैं रिगार्डिंग इलीगल माइग्रेंट स्टेटस, इट विल बी क्लोज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके भाई आप इलीगल माइग्रेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको इलीगल माइग्रेंट के हिसाब से आपको ट्रीट किया जा रहा होगा, तो उससे रिलेटेड जो भी केस हैं वो क्लोज कर दिए जाएंगे। सो इट इज ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। तो अगर आपको हमने ग्रांट कर दिया तो इट इज क्लोज, डोंट वरी अबाउट द इलीगल एंट्री, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज जो इस चीज ने लाई, दैट वाज द चेंज द नेचुरलाइजेशन रिक्वायरमेंट। अर्लियर जब आप 11 साल तक इंडिया में रहते थे तो यू आर गिवन द सिटीजनशिप, लेकिन अब आपके लिए वो जो टाइम पीरियड हो गया वो 5 साल। तो 5 साल आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड शेड्यूल ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट वाज अमेंडेड टू ब्रिंग द इफेक्ट टू दिस चेंज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एक सवाल और है, तो कहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे? तो ट्राइबल एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर तुम यहाँ पे एंट्री किया तो तुमको हम भैया ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया नो 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 यू आर हियर, तो एक ब्लैंकेट तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं मिले, यहाँ पे गए तुम तो तुम्हारी सिटीजनशिप हम नहीं मानेंगे। ये वो स्टेट्स हैं जो 6th शेड्यूल में आते हैं। अगर आपको नाम याद रखने में कन्फ्यूजन होता है तो मिमेटा याद कर लीजिए, मिमेटा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ठीक है, तो मिमेटा मैं याद रखता हूँ, मुझे तो ये चारों नाम ऐसे भी नहीं याद होते, तो मिमेटा याद रखता हूँ, मिमेटा से हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। या फिर आपके स्टेट में अगर इनर लाइन परमिट है अंडर दी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, देन जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, तो यहाँ पे अगर आप CAA डज नॉट अप्लाई, स्पेशली वो एरिया जो कि इनर परमिट लाइन के अंतर्गत आते हैं। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बढ़ लेते हैं यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन पे। ठीक है, अच्छा, जो आपकी ओरिजिनल इंडिया ईयर बुक है उसमें उसके बाद इसके लिखने के बाद उन्होंने कुछ थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें की हैं, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की है, फिर DPSP के बारे में बात की है, फिर यूनियन के बारे में बात की है, फिर एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की है, जैसे यूनियन के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव आता है। अब जैसे आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन आता है, अगर एग्जीक्यूटिव की बात कर लें तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एज द हेड। ठीक है, तो ये सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। देन यू हैव, इन्होंने थोड़ी लेजिस्लेचर के बारे में बात की है, लोकसभा, राज्यसभा। अच्छा, यहाँ से एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, उन्होंने एक टेबल दे रखा है, ऑल्दो इट इज़ एक्सपेक्टेड, आपको पता होगा
तो उस टेबल में दे रखा है कि भैया फर्स्ट स्पीकर कौन है, ये ऑल्दो लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है। तो हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर, एक तो ये है। लेकिन एक और खास बात है, फर्स्ट पार्लियामेंट का फर्स्ट लोकसभा में 2 स्पीकर्स थे। जीवी मावलंकर अगर आप नाम जानते हैं, उनके बाद एक और पर्सन थे जो स्पीकर बने थे उसी पार्लियामेंट के अंदर। तो देयर वर बेसिकली 2 स्पीकर्स, लेकिन दे वर डेफिनेटली सबसे पहले तो जीवी मावलंकर थे, बट उनका जो कार्यकाल था वो पूरा नहीं था उसके साथ। तो फॉर सम टाइम अनदर पर्सन वाज मेड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यू टेल मी द सेकंड पर्सन नेम। और इनफैक्ट आपको एक मैं आइडिया दे देता हूं, दिस पर्सन वॉज द स्पीकर इन द सेकंड लोकसभा ऑल्सो। तो ये आपको ये नाम पता होना चाहिए। कभी ऐसा क्वेश्चन बन गया ना कि ये कौन से लोग थे जो स्पीकर्स थे जो फर्स्ट लोकसभा से रिलेटेड है, और 3-4 नाम दे देगा। तो रिलेटेड अगर मैं पूछूंगा तो फर्स्ट पूछूंगा तो जीवी मावलंकर लिखूंगा, लेकिन अगर मैं रिलेटेड पूछूंगा तो वो 2 नाम मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बात यहां पे बता दूं कि एक स्पीकर के बारे में एक इंफॉर्मेशन जरूर नोट कर लेना कि देयर इज एन आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि लोकसभा जब डिसॉल्व करेगी, स्पीकर अपना ऑफिस नहीं छोड़ेगा, पकड़ के बैठेगा अंटिल बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस आफ्टर डिसोल्यूशन। तो तुरंत नहीं छोड़ता है, स्पीकर डज नॉट वेकेट द ऑफिस। देन इसमें लोकसभा की थोड़ी बहुत बातचीत है। ठीक है। करंट लोकसभा में अच्छा बताओ कितने लोग हैं? ऑफिशियली तो 550 होने चाहिए, बट करंट लोकसभा में वी हैव द 543 मेंबर्स। ये है जो करंट लोकसभा की स्ट्रेंथ है। ठीक है। आपको अगर ये बात पता है तो देन कमेंट में कि भैया जब 550 लोग रख सकते हैं तो फिर हम 543 क्यों हैं, 7 लोग कहाँ गए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। तो 523 मेंबर्स दे आर डायरेक्टली, इसमें से 523 मेंबर्स दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड 19 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट की बात की है, पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की है, ये सारा कुछ आपने पढ़ रखा है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारा कुछ, ताकि आपको ये ना फील हो कि भाई कोई पॉइंट अगर कटा है तो वो क्यों छोड़ा गया है। इसलिए छोड़ा गया क्योंकि ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में है और आपका टाइम जबरदस्ती वेस्ट ना हो। देन इट इज अबाउट द लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, देन द गवर्नमेंट बिजनेस इन पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन के बारे में बातचीत है। अब यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर लेते हैं। यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन सिंपल सा है कि भैया हमको स्कूल में पार्लियामेंट्री जो चीज़ें हैं वो हमें प्रमोट करना है, पार्लियामेंट्री अवेयरनेस स्कूल्स वगैरह में, टू डेवलप डेमोक्रेटिक इथोस एंड द पार्लियामेंट्री अवेयरनेस अमंग द यूथ। ये कौन कंडक्ट करता है? इट इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है। इन्होंने एक इनफैक्ट वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था फॉर द नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जब कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जब नाम थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है। अब इस चीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स जो आपकी ये है, इट एक्चुअली helps in the financial support also, it provides the financial support also। ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दी 7th, क्योंकि ऑल इंडिया 7th विप कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि स्टेट यूटीज को भैया पैसा देना चाहिए ताकि ये लोग कॉम्पिटिशन कराएं। ठीक है। ऐसे ही पैसा वैसा नहीं रहता इनके पास, या फिर आपको दिल्ली स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय या यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में जो भी हो रहा है तो पैसा दीजिए। ये पैसा आता कहाँ से? यहाँ से आता है। किसकी रिकमेंडेशन बेसिस पे आता है? 7th ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन से आता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री पैसा देती है? वो देती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है। देन वी हैव दी ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस। कितनी आज तक हुई है? 18 हुई है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करता है। क्यों करता है? ताकि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके बीच सामंजस्य बना रह सके। उसके बाद आता है मैटर्स अंडर आर्टिकल 377 एंड स्पेशल मेंशन। ये ऑलरेडी आपके लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, बट आई हैव एक्चुअली रिटन वर्बेटिम। आप एक बार से वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लेना। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाला है। सेम जो आपके इंडिया ईयर बुक में लिखा हुआ है सेम टू सेम मैंने डाल दिया है। ठीक है। देन वी हैव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एश्योरेंसेज। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अक्सर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज वगैरह होते हैं, ये लोग प्रोमिसेस बहुत करते हैं, करते कुछ है नहीं। तो ऐसे केस में होता क्या है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन ये करें, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप ले रखा है। नोडल मिनिस्ट्रीज की मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। ये जो भी प्रोमिसेस कर रहे हैं, लाइक दे आर मेड ड्यूरिंग रिप्लाईज, डिबेट्स एंड डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, जो भी दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है फ्रॉम द डेली प्रिंटेड प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड उसके बाद उसको रिकॉर्ड करने के बाद इसका जो एक्सट्रैक्ट है इट इज पुट इनटू द ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। अब जैसे ही ये चीज होती है
तो उसके बाद इनके पास भैया मैसेज होगा चला जाता है, भैया तुम्हारा अपलोड हो गया, तुम बोले थे ना, अब तुम इसको करके दिखाओ। तो ऐसे केस में द मिनिस्टर्स दे स्टार्ट द एक्शन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोमिसेस और द एश्योरेंस दैट दे हैव मेड इन द पार्लियामेंट। सो इससे क्या होता है, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी वाली चीज होती है। दैट इज अ गुड थिंग इन फैक्ट कि देयर शुड बी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एश्योरेंसेज। जो बोले हो वो करो, वरना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। देन वी हैव द कंसल्टेटिव कमिटीज, ठीक है। व्हाट आर द कंसल्टेटिव कमिटीज? Consultative committees, they are basically the informal forum for discussion between MPs। आपस में कंसल्टेशन होगा, चलता रहता है, घुमा फिरा के बेसिक ही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको इसमें याद रखनी है, दैट इज कि किसके द्वारा, आई मीन टू से कि कौन इसको मैनेज करता है। इट इज मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। किसके अंतर्गत मैनेज करते हैं? एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1941, इसके अंतर्गत इसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। इसका कंसल्टेटिव कमेटी का अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं कि हु इज द चेयरमैन, देन द कंसर्न मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी 30 होती है, मिनिमम स्ट्रेंथ 10 मेंबर्स होती है। तो ये बेसिकली फैक्ट्स है। इन फैक्ट्स बेसिस पे सीधा सीधा सवाल बन सकता है। तो बस इतना याद कर लें भैया, कंसल्टेटिव कमेटी जो है इसका दिस इज एन इनफॉर्मल फोरम, ठीक है। इनफॉर्मल फोरम है, इट मीन्स ये एटलीस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होगी। अगर ये एज पर ये लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961, इट मीन्स इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज फॉर्म्ड एज पर द रूल्स। चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मिनिमम मेंबर्स 10, मैक्सिमम मेंबर्स 30। इसका टेन्योर की बात करें तो इट डिजॉल्व्स, सो इट ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स अंडर द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। मतलब लोकसभा के साथ ये ऑटो डिजॉल्व हो जाता है, वेट नहीं करता कि हमको आके कोई डिजॉल्व करेगा। लोकसभा डिजॉल्व, तुम डिजॉल्व, बात खत्म, ठीक है। एंड इट इज रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ईच लोकसभा। तो ये चीज आगे समझ में। देन वी हैव दिस नेवा एप्लीकेशन। व्हाट इज दिस नेवा एप्लीकेशन? तो नेवा एप्लीकेशन, अच्छा नेवा से पहले ना मैं आपको एक और चीज बताता हूं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड दी गुडविल डेलीगेशन। गुडविल, कहाँ चला जा रहा है पेन? डेलीगेशन, ठीक है। व्हाट इज दिस गुडविल डेलीगेशन? गुडविल डेलीगेशन मतलब गुडविल में जो आप एक दूसरे के पास अपने एमपीज को भेजते हैं। तो इंडिया ऑल्सो हैव द फोरम्स। जब हम इंडिया के एमपीज दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे स्टेट वाले यहाँ पे आते हैं सीखने सिखाने, एक दूसरे को चीज़ें बताने के लिए। तो दैट इज द गुडविल डेलीगेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली स्पॉन्सर्स इट। एंड इन पर्टिकुलर अगर बात करें, देन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक्चुअली इट स्पॉन्सर्स द गवर्नमेंट गुडविल डेलीगेशन ऑफ एमपीज, ठीक है। और किसकी हेल्प से करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये तो स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर वाला बाहर जाके क्या कोऑर्डिनेट करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इट डज कोऑर्डिनेट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कभी पूछ देगा गुडविल डेलीगेशन को स्पॉन्सर कौन करता है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं लिखना है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स लिखना है। देन वी हैव द नेवा। नेवा का मेन पर्पज क्या है? इट एम्स टू डिजिटलाइज द लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, दैट्स इट। नेशनल, वी नो वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज, डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है आपको लेजिस्लेटिव प्रोसेस को भी डिजिटलाइज करना चाहिए, एंड दैट इज वाई वी हैव दिस। तो सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज नेवा? व्हाट इज नेवा? नेवा इज रिलेटेड टू, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, नहीं आपको कंफ्यूज नहीं करना है। सो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ई विधान मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो नेवा कम्स अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट? इट इज कंपोनेंट ऑफ ई विधान। ई विधान मतलब इलेक्ट्रॉनिक विधान, ये जो छोटा वाला ई होता है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक। तो ई विधान मिशन मोड प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है विमेन रिजर्वेशन बिल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन भी आ रखा है। इट इज द लाइक 2023 का अमेंडमेंट है। कौन सा अमेंडमेंट है? 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, मेरी आपको एक सलाह है कि एटलीस्ट 91st से लेके ना 106 तक जितने अमेंडमेंट है, जितने भी आई मीन टू से लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है ना, ये लास्ट के 15-16 अमेंडमेंट सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए कौन सा अमेंडमेंट कौन सा है। ऑल्दो इस इंडिया बुक के समरी के लास्ट में भी मैंने लिख रखा है, बट ये आपको याद होना चाहिए। तो ये कभी मैच दी फॉलोइंग आ गया ना, तो आप क्वेश्चन करने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आप उसे कर लोगे, और बहुत बच्चे इस पर आज भी गलती करेंगे। लाइक अगर मैं आपसे भी पूछ दूं कि भैया बताओ 103rd अमेंडमेंट कौन सा है, हो सकता है आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, जस्ट थिंक ऑन इट। 101st अमेंडमेंट कौन सा था, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो यू शुड नो दिस एटलीस्ट, ठीक है। देन इट इज 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अब एक्ट है।
इसका पर्पस क्या है? टू रिजर्व 33% ऑफ द सीट्स फॉर वीमेन इन लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं, इंडिया ईयर बुक में दे हैव रिटन इट रिजर्व्स 1/3 ऑफ द सीट इन दी पार्लियामेंट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पार्लियामेंट लिख दिया तो मतलब राज्यसभा में भी सीट रिजर्व होगी। ऐसा नहीं है। द सीट्स विच आर रिजर्व इट इज ओनली फॉर द लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा। राज्यसभा नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन बन जाएंगे और आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है। देन देयर इज द रोटेशन ऑफ रिजर्व सीट्स। दिस इज एन इनोवेटिव फीचर कि भैया देयर विल बी रोटेशन मैकेनिज्म ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी ऑफ वीमेन बेस्ड ऑन ईच डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। एक न्यू नंबर सेट ऑफ सीट्स रिजर्व की जाएगी। जब जब डिलिमिटेशन होगा तो भैया सीट स्विच कितनी, उसके अकॉर्डिंग इनको रिजर्व किया जाएगा। और ये तो देखो, ये सिंपल सी बात है, कुछ भी लिख लो तो उसमें आप ये लिखते हो कि रीजनल डाइवर्सिटी, तो ये चीज़ याद करने वाली नहीं है, लेकिन ये याद करने वाली है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी आया था लास्ट ईयर ही कि जो टाइमलाइन इम्प्लीमेंटेशन है इट इज़ नॉट इमीडिएटली एप्लीकेबल। अभी एप्लीकेबल नहीं है। ये कब होगा? जब अगला सेंसस हो जाएगा। अता पता है नहीं, लेकिन 2021 का सेंसस जब हो जाएगा तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है। दैट इज द गुड थिंग कि भाई चलो पैट्रियार्की को थोड़ा सा बैकफुट पे लाया जा रहा है। देन दी सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन, उसके बाद जब सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन होगा तो ये दोनों काम होंगे तब ये अप्लाई होगा। अब ऐसा नहीं होगा सेंसस हो गया तो हम कर लेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन भी होना चाहिए। ठीक है। देन इसके बाद उन्होंने मेंशन कर रखा है लाइक दे हैव मेंशन अबाउट द सीएजी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप मेरे को बताओ कि हु वाज द फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया? फर्स्ट सीएजी कौन है? ठीक है। गुड थिंग तो ये है कि आपको करंट सीएजी का नाम भी पता होना चाहिए। पूछ लिया ना, कभी उसे पूछता नहीं है, लेकिन पूछ लिया ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के बारे में उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, यू हैव रेड इट इन डिटेल इन द लक्ष्मीकांत। सॉलिसिटर जनरल के बारे में लिखा हुआ है, यू हैव रेड इट इन डिटेल इन द लक्ष्मीकांत। उसके बाद आता है टॉपिक आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। तो आपको मैं बता दूं, मैंने टॉपिक वही छोड़े हैं जो कि लक्ष्मीकांत में प्रॉपरली दे रखे हैं, तो उसकी जरूरत नहीं थी। कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये इंपॉर्टेंट है, ही डायरेक्टली वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरीट का जो हेड होता है, ही इज द कैबिनेट सेक्रेटरी, ही इज द सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर। ही सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है पहले भी। तो हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड? प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ही इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट। मेन फंक्शन इनका क्या है? दे विल बी गिविंग सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू कैबिनेट एंड द कैबिनेट कमिटीज। ठीक है। एंड इन रूल्स को उनको फॉलो करना है, सिंपल सा चीज़ है। तो मेन तो ये है, इसमें जो याद करने वाली चीज़ है जो अल्टीमेटली वो ये है कि इट वर्क्स अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ये हैं, एंड दे सर्व एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये तो जनरल बोल बच्चन वाली चीज़ें हैं जो अभी लिख रखा है। फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस, इंश्योर्स इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, रिजॉल्व्स डिफरेंस एटसेट्रा। ये जनरल चीज़ें, देखो ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ती, ये कॉमन सेंस है कि भैया ये चीज़, ये छोटे मोटे काम तो वो करता ही होगा, तो इसको मत याद करो। याद क्या करने वाली चीज़ें ये होती हैं, जो ये वाली चीज़ें होती हैं, तो ये आपको याद रखना, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इंश्योर्स दैट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर्स आर रेगुलरली इन्फॉर्म्ड। ये इंपॉर्टेंट है, 3 चीज लोगों का नाम लिखा है। सेंड मंथली समरीज ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम ऑल मिनिस्ट्रीज, तो मंथली की जगह ये बना देगा ईयरली, और फिर आप यहाँ पे गलती कर जाओगे, तो ये नहीं है, इट इज़ मंथली। ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट। देन कम्स द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दिस वॉज ए पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको स्टार्ट क्यों किया गया था? क्योंकि पहले क्या होता था कि हम कैश देते थे। कैश में क्या होता था, पर्सन के अकाउंट में तो पहुंचा ही नहीं, कैश निकाला, बिल बना दिया, गवर्नमेंट पैसा दे रही है लेकिन लोगों के पास पहुंच नहीं रहा। एंड देयर वर ऑल्सो मैनी घोस्ट बेनिफिशरीज, जो एग्जिस्ट नहीं करते। घोस्ट बेनिफिशरीज वो होते हैं जो है नहीं लेकिन उनको दिखाया जाता है कि भैया ही एग्जिस्ट बिकॉज हिज नेम इज ऑन द पेपर। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वॉज ब्रॉट, ताकि जो ये लीकेज हो रहा था, इट इज़ कंसिडर्ड एज द लीकेज, मॉनेटरी लीकेज, वो लीकेज ना हो। 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। एंड व्हाट वाज द एम वाज टू ट्रांसफर कैश बेनिफिट डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल बेनिफिशरीज अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स। एंड दैट इज वाई जो आपके घर में एलपीजी आज की डेट में आप लेते हैं, आपको डायरेक्टली सब्सिडी नहीं मिलती है, आपके अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है। एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए वी लेवरेज द आधार प्लेटफॉर्म फॉर द एक्यूरेट टारगेटिंग। स्कोप, इट इज हैज़ बीन मेड एक्चुअली यूनिवर्सल बना दिया गया। इट अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल सेक्टर्स एंड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है। सो द मैंडेट इज नाउ यूनिवर्सलाइज्ड।
at least for this all the central sector schemes and the centrally sponsored schemes, that it covers any component of cash. जहाँ पे भी कैश बेनिफिट ट्रांसफर होगा वहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. बट स्टेट्स का भी रोल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कितना कुछ करेगी, तो उन्होंने स्टेट्स को बोला भैया आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेल्स बनाओ, विच विल बी फंक्शनिंग एज द सिंगल विंडो सिस्टम फॉर द स्मूथ ट्रांजेक्शन ऑफ स्कीम्स टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड. तो ये चीज़ हुई. ठीक है, तो डीबीटी सेल का काम क्या है? इट कोऑर्डिनेट्स विद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है, इट कस्टमाइज इम्प्लीमेंटेशन एज पर द स्टेट स्पेसिफिक नीड. तो ये उन्होंने बोला कि आप अपने स्टेट की सबकी नीड अलग हो सकती है, तो आपको कैसे पैसा देना है वो आप डिसाइड कर लो, किस तरह से आपके जो भी क्राइटेरिया या जो भी चीज़ होंगी, लेकिन पैसा तो हम आपको इसके थ्रू ही देंगे. ठीक है, फ़ायदा ये सब तो देखो अंडरस्टूड है कि अगर हम डायरेक्टली वैसे पैसा दे रहे हैं तो ये इसके फ़ायदे हैं. उसके बाद देखिए इन्होंने एक मिनिस्ट्रीज़ की लिस्ट दे रखी है जहाँ पे they have mentioned that there are 53 ministers, 2 independent departments and 5 apex independent offices. मिनिस्ट्रीज आप जानते हैं, 2 इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो किसी मिनिस्ट्री में नहीं आते, दे आर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. ये इंपॉर्टेंट है. तो अगर मेरे से पूछेगा 2 इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कौन से हैं, उसमें कई सारे नाम लिख देगा, तो आपको केवल ये दोनों का नाम लिखना है. देन द एपेक्स इंडिपेंडेंट ऑफिस कौन से हैं? दे आर द कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये ऑफिसर नहीं होगा, इट विल बी ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नीति आयोग, नेशनल काउंसिल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा ये स्पेशली मैंने मेंशन कर रखा है क्योंकि ताकि कन्फ्यूजन ना हो. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, पूछ लिया डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इंटरनल सिक्योरिटी तो पता ही होता है कि होम अफेयर्स में आता है. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स इट कम्स अंडर द होम अफेयर्स. जम्मू कश्मीर किसके अंडर में आएगा? इनके अंडर में आएगा. इसमें कन्फ्यूजन होता है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किसके अंदर में आएगा. कुछ लोग मिनिस्ट्री ऑफ लाइक डिफेंस मिनिस्टर के अंदर में मानते हैं, बट ऐसा नहीं है. इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ये आपको याद रखना है, इसलिए ये पूरी लिस्ट मैंने दे दी है कि इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं. नाउ वी हैव अ केमिकल वेपन कन्वेंशन. केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या कहता है? भैया लड़ाई लड़ो लेकिन केमिकल के साथ मत लड़ो. ठीक है, उसमें भी एक मिनिमम इज्जत, मिनिमम एथिक्स होनी चाहिए. तो दे हैव फॉर्म द केमिकल वेपन कन्वेंशन. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक यू आउटलॉ द प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स एंड द प्रीकर्सर्स. मतलब बेसिकली केमिकल वेपन्स को हमें हटाना है ताकि लोग इकट्ठा ना कर सके, उसका यूज ना कर सके, लड़ाइयाँ ना लड़ सकें इसके बेसिस पे. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ अ मल्टीलैटरल इंटरनेशनल ट्रीटी. ये इंपॉर्टेंट है. इट केम इन टू फोर्स इन 1997 और इस केमिकल वेपन कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन वॉज फॉर्म्ड. व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन? इसकी पार्टीज 193 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया. OPCW इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर ये इंटर गवर्नमेंटल की जगह पूछ दे NGO भी हैं मेंबर और ये सारे लोग हैं, तो नहीं भैया, इट इज इंटर गवर्नमेंटल, मतलब स्टेट्स आर द पार्टी. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेग में है. इंप्लीमेंट क्या करता है? CWC प्रोविजन जो ऊपर मैंने बताया. इसको नोबेल प्राइज भी मिल रखा है एंड इट हैज़ 41 मेंबर्स इन इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसका इंडिया एक प्रोमिनेंट मेंबर है. तो जब भी केमिकल वेपन वाली बात है कि इंडिया विल बी देयर, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया. ये कन्वेंशन थी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और इस चीज़ को नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बनाया नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर में काम करता है. पर्पज सिंपल है, टू फुलफिल इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर CWC एंड इट एक्ट्स एज द नेशनल फोकल पॉइंट फॉर द लाइसन विद द OPCW एंड दिस. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बता दूं, लाइक इंडिया इज द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ OPCW, और OPCW की जो एडवाइजरी बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स या साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड है, इसका भी इंडिया मेंबर है, इंडिया रिप्रेजेंट्स. ठीक है. देन वी हैव दिस डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस. लाइक पब्लिक गुस्सा है गवर्नमेंट से, तुम उसका काम नहीं कर रहे हो, फॉर दैट रीजन देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस. इट एक्ट्स एज द ऑफिस ऑफ लास्ट रिसोर्ट. कि अब कहीं पे तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई तो एटलीस्ट चांसेस हैं कि यहाँ पे आपकी सुनवाई हो जाएगी. वो अलग बात है कि इन जनरल कहीं नहीं सुनवाई होगी तो यहाँ पे भी क्या ही सुनवाई होगी, बट मान के चलते हैं एटलीस्ट ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड आपकी सुनवाई यहाँ पे हो जाएगी. ठीक है, तो इट एक्ट्स एज द ऑफिस ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल where no satisfactory response is received from the concerned ministry or the department. ठीक है. Now about the grievance handling process की बात करें तो आपके जो भी grievances हैं
आप कोई भी समस्याएं हैं तो आप कैसे इनको भेज सकते हैं। अब आपको अपनी बात तो बतानी पड़ेगी ना कि भाई कैसे भेजेंगे। तो आप चाहे पोस्ट कर दीजिए, चाहे ईमेल कर दीजिए, चाहे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कर दीजिए। ऑनलाइन में करना है तो आप उमंग ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका खुद का भी ऐप है, अदरवाइज आप उमंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, उमंग ऐप क्या है? उमंग इज द ऐप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों? ताकि सिटीजन्स को हम सर्विसेज दे सकें। तो यहाँ पे भी ग्रेवेंस लॉज की जा सकती है। सो दैट इज द थिंग। पूछ सकता है कि भाई कभी उमंग ऐप क्या है। ठीक है, ऑफलाइन केसेस दे आर इंटर्ड इनटू पीजी ग्राम्स। पीजी ग्राम्स इज व्हाट? पब्लिक ग्रेवेंस रीडर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये पीजी ग्राम्स को इंटीग्रेट किया गया है सेंट्रलाइज्ड वर्जन पे के साथ, सीपी ग्राम्स। ठीक है, पीजी ग्राम्स, सीपी ग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आई गॉट है। व्हाट इज आई गॉट? आई गॉट क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। फुल फॉर्म पता होगा ना तो आप आराम से कर लोगे कि गवर्नमेंट के लोगों को ट्रेन करना है। कौन ट्रेन करेगा? बाई डीओपीटी। इट्स इंपॉर्टेंट। तो आई गॉट में को डेवलप किसने किया? डीओपीटी ने किया, हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने नहीं किया। ठीक है, इन 2018 इट एम्स टू ऑगमेंट द एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग मैकेनिज्म विथ ऑनलाइन बेस्ड मॉड्यूल कपल्ड विथ फ्लेक्सी टाइम। ठीक है, देन वी हैव द नेशनल इक्विपमेंट एजेंसी। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इक्विपमेंट एजेंसी है। बाय वर्ल्ड ये अंडरस्टूड है कि दिस विल बी द कॉमन टेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट इसके थ्रू ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज द ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, एंड जो आजकल आप सीईटी का टेस्ट देखते हैं ना, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही कराती है। और इसका मेन सीईटी का पर्पस क्या है? इट कंडक्ट्स द टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। और ये सारी चीज़ें और ये सारी पोस्ट कवर्ड हैं। और आप लोग ऑलरेडी जो कि तैयारी करें, किसी ना किसी एग्जाम में इन्वॉल्व हैं, तो यू नो द बेसिक्स। ऑल्दो ये सवाल बहुत मुश्किल है पूछेगा, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन इज द थिंग, भैया एक एक्ट था जिसमें सिटीजन को एम्पावर किया गया लीगली कि वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। सो अर्लियर सिक्रेसी वॉज द नॉर्म, नाउ ट्रांसपेरेंसी इज द नॉर्म। ये एथिक्स का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इट वॉज इनैक्टेड इन 2008 2005। कौन एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन? ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट द फॉरेनर। कहाँ से इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज, फ्रॉम द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एंड फ्रॉम द प्राइवेट बॉडीज इफ इन्फो एक्सेसिबल बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर लॉ। तो गवर्नमेंट से जो भी रिलेटेड लोग हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि हमें जवाब दो। और आपके कुछ राइट्स दिए गए हैं। यू कैन इंस्पेक्ट द वर्क, क्या काम किया, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह इंस्पेक्ट कर सकते हैं आप, उनके नोट्स वगैरह निकाल सकते हैं। यू कैन टेक द सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, और कुछ तो इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो सुओ मोटो डिस्क्लोजर की जाती है पब्लिक अथॉरिटीज़ के साथ, पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, रिक्वेस्ट किसको फाइल करेंगे? आप पीआईओ को करेंगे। किस मोड में देंगे आप? या तो बाई पोस्ट भेज सकते हैं, इन पर्सन भी दे सकते हैं, बाई ईमेल भी कर सकते हैं। एंड लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज में आप अपनी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। एक मेरा आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, इज दिस फ्री और पेड सर्विस? पैसा लगता है कि नहीं लगता है, और लगता है तो कितना लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, टाइमलाइन एंड अपील। जब आप पहली बार जब अप्लाई करते हो, आप इंफॉर्मेशन मांगते हो, तो एक्सपेक्टेड होता है कि पीआईओ आपको 30 दिन के अंदर रिप्लाई कर देगा। लेकिन जब पीआईओ रिप्लाई नहीं करेगा तो आप अपील करोगे। अपील किसको करोगे? द ऑफिसर सीनियर टू पीआईओ इन द सेम ऑफिस। तो सेम ऑफिस का पर्सन ही होगा। तो जनरली एक्सपेक्टेड है कि अगर इसने रिप्लाई नहीं किया होगा तो फर्स्ट अपील में भी आपका काम नहीं होगा। एक्सपेक्टेड तो यही है, होना नहीं चाहिए ऐसा, बट होता यही है। अगर आपको पीआईओ ने नहीं दिया तो सीनियर पीआईओ भी मुश्किल ये देगा, बट ठीक है, मान के चलते कि शायद दे देगा, अच्छा इंसान होगा। ठीक है, तो ऑफिसर सीनियर टू पीआईओ इन द सेम ऑफिस, तो आप इसके पास अप्लाई करेंगे। ये आपको 30 दिन में फर्स्ट अपील का जवाब देगा भैया, 30 दिन के अंदर बताएगा कि हाँ भैया इन्फॉर्मेशन ये है, पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा। अगर आप इनके इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं, या फिर इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसके बाद आप सेकंड अपील कर सकते हैं। किसके पास कर सकते हैं? या तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के कर सकते हैं, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूटीज की इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, या फिर अगर स्टेट की इन्फॉर्मेशन मांगे थे तो आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास अपील कर सकते हैं। तो दीज आर द टाइमलाइंस, इंपॉर्टेंट है। ये वाला मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। ठीक है, करंट सीआईसी चीफ कौन है?
हमारे हीरालाल समरिया जी हैं जो कि उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। देन वी हैव द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA, वही व्हाट इज स्टार्टेड टू बूस्ट ई गवर्नमेंट इंडिवर्स एंड ड्राइव डिजिटल गवर्नमेंट एक्सीलेंस, ठीक है। अच्छा क्या होता है ना कि कई बार टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट होती है, आपको नहीं समझ में आएगा, बट इफ़ यू यूज़ द टर्मिनोलॉजी से आप उसके कई पॉइंटर्स अपने आप निकाल लोगे, आंसर से मैच कर लोगे और कॉमन सेंस लगा के आप आंसर तक पहुंच सकते हो। पब्लिक ग्राइवेंस वाली बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बस स्क्रीनशॉट लेके एक बार पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो स्पेशली एक्सप्लेन किया जाए, ये थोड़ा सा है। इसमें भी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्राइवेंस रेडर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, दिस इज़ द 24/7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो भी आप ग्राइवेंस फाइल कर रहे हैं आप चेक कर सकते हैं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ऑल्दो अपने स्टेज के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ चेक कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने ग्राइवेंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है ICMS इंटेलिजेंट ग्राइवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेवलप किया गया किसके द्वारा, DARPG प्लस IIT कानपुर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें अपनी चीज़ों को बेटर बनाने के लिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो दीज आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट आर बीइंग यूज्ड। इनका फंक्शन क्या है कि स्पैम शो भी बहुत लोग करते हैं ना, स्पैम शो फिल्टर कर देगा, एंड उन कंप्लेंट्स में से क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही है जो कॉमन है, जिससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं रिजॉल्व हो जाएंगी, तो वो सारा कुछ रिसर्च करके इनको बताता रहता है कि भैया ये काम कर लो, ये सुधार लो, तो चीज़ें शायद कुछ अच्छी हो जाए। देन वी हैव द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है। व्हाट इज नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस? दिस इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। फॉर व्हाट? एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स थिंक टैंक दैट वुड गाइड गवर्नमेंट एंड हेल्प इन द गुड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। किसने एस्टेब्लिश किया? DOPT ने किया। और ये जो बना, पहले इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, जो कि लबासना में काम करता था। इसी को अपग्रेड करके हमने ये नाम दे दिया। किसके अंडर आता है? अंडर DARPG आता है, एंड इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनॉमस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, क्योंकि इसी पे डाल देंगे कि ये इसके अंदर आता है, ये इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है। ऑटोनॉमस है तो किसी के अंदर में नहीं आता है, काम करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन जो आपकी इंडिया ईयर बुक दी हुई है, इंडिया ईयर बुक में उसके बाद दिया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो बाकी जो भी चीज़ें दी हुई हैं, कई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, बट द थिंग इज दैट कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लक्ष्मीकांत में कवर्ड है। तो कमिंग टू दी ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, उससे पहले उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की कि हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल कहता है ये? आर्टिकल 343। और आर्टिकल 343 का पार्ट 2 ये कहता है कि आप इंग्लिश को यूज कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 15 years, ऑल्दो इट इज कंटिन्यूइंग टिल डेट। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देन यू हैव द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। हमारी लैंग्वेज पॉलिसी ये है कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा इट विल बी बाइलिंगुअल, मतलब जितने हमारे मैनुअल्स हैं, कोर्ट्स हैं, प्रोसीजर लिटरेचर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो दो लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे, हिंदी एंड इंग्लिश। जितने फॉर्म्स हैं, रजिस्टर्स हैं, नेम प्लेट्स हैं, नोटिस बोर्ड है, स्टेशनरी आइटम है, दे मस्ट बी इन बोथ लैंग्वेज। तो ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी है। आई होप कभी ये ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील हो, जहाँ पे हिंदी के चलते चीज़ें रिजेक्ट ना हो, वहाँ पे इंग्लिश ही चलती है। लेट्स सी, कभी कुछ ऐसा हो तो अच्छा है, ठीक है। देन यू हैव द इशुएंस ऑफ, तो यहाँ पे नहीं है, मतलब बेसिकली ऐसा कुछ, ये गवर्नमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद ये जनरल चीज़ें हैं कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट इश्यू होंगे, ऑल स्पेसिफाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इट मस्ट बी इशूड इन हिंदी इंग्लिश। तो ये जनरल चीज़ें ये आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल में एक बार मैं लोग दे रहा हूँ, इसे आप पढ़ लीजिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताने लायक है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। देन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कुछ कमेटी बनी थी, लाइक केंद्रीय हिंदी समिति बनी थी। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन, हु वर द चेयरमैन? नॉट द होम मिनिस्टर, नॉट द डिफेंस मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसका रोल एपेक्स पॉलिसी बॉडी मेकिंग फॉर द प्रमोशन एंड प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये किसको रिपोर्ट देता है? वो तो प्रेसिडेंट को देते हैं। एंड इट पीरियडिकली रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ द यूज ऑफ हिंदी। तो ये किनको रिपोर्ट सबमिट करता है? नॉट टू द पार्लियामेंट बट टू द प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है, ये पूछ बन सकता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। द की टूल्स लॉन्च्ड इन 2002 फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी, याद रखिएगा। हिंदी सप्त सिंधु पूछ सकता है क्या है, तो इट इज अ डिक्शनरी
डिजिटल डिक्शनरी ऑफ हिंदी, फुली सर्चेबल है, यूनिकॉर्न फॉन्ट यूज हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप हिंदी को सर्च कर सकते हैं, इंक्लूड वर्ड्स फ्रॉम अदर इंडियन लैंग्वेज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये समझने वाली बात है, इट इज अ डिक्शनरी, ये एक डिक्शनरी है। दूसरी चीज कंठास्थ या फिर अनुवाद सारथी, ये क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इट इज, ये हिंदी ट्रांसलेशन टूल है, लाइक इंग्लिश आप हिंदी लिखते हैं ना, तो ये ट्रांसलेशन टूल है, दैट इज, ये चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। तो ये एक ट्रांसलेशन टूल है, ये एक तरीके की डिक्शनरी है, हिंदी के लिए डेवलप की गई। कंठास्त्र हिंदी ट्रांसलेशन टूल, हिंदी सप्त सिंधु डिक्शनरी ऑफ हिंदी। देन वी हैव द जोनल काउंसिल, आपको पता ही, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ी रखा है। ये आपकी जो जोनल काउंसिल थी, ये बनी थी, किसके अंतर्गत बनी थी आप बताओ? इट वॉज फॉर्म्ड एज पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाला, इसके अंतर्गत ये काउंसिल्स बनी थी। इसके ये स्टेट्स हैं, आपको ये याद होने चाहिए, इसलिए डाल दिया ताकि आप इसको इग्नोर ना करें। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आता है। सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड ऑफ, लाइक उत्तराखंड बोल रहा हूँ, यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एक ही है ये यूटी, आपको बताया था मैंने, ये जिनको ज्वाइन कर दिया गया था। सदर्न जोनल काउंसिल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, यूटी ऑफ पुदुचेरी, ठीक है। एंड फाइनली द लास्ट टॉपिक, कुछ इसमें अच्छी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, काम की है, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। जनरल इलेक्शन 2024 के कुछ की हाईलाइट्स, कौन सा लोकसभा है? इट वाज द 18th लोकसभा, तो इससे पूछ सकता है कि कौन सा लोकसभा है, कौन से नंबर का, 17th है, 16th है, 18th है, इस पर भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इलेक्शन तो आप जानते ही कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। वोटर पार्टिसिपेशन में कई बच्चे इसको बस सीधे पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन इस पर मेन चीज़, इसमें से इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते। वोटर पार्टिसिपेशन में भी अगर आप देखेंगे कि मेन वे आर ग्रेटर देन वीमेन, दो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि ये 33 करोड़ है और ये वो है, तो द डिफरेंस इज गेटिंग क्लोजर, 2 करोड़ का ही डिफरेंस है, सो दैट इज अ गुड थिंग। सो अब हमारे जो वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है, दैट इज नियरली, यू कैन से कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नियरली, नॉट एग्जैक्टली, तो मैन अभी भी ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बन सकता है इस पे सवाल। इट वॉज एन इंक्लूसिव वोटिंग दिस टाइम। इट इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट होम वोटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर एल्डरली सिटीजन। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, एल्डरली सिटीजन लिखा होगा और एज नहीं लिखी होगी, बोल देगा 70 साल, 60 साल, 60 साल के ऊपर तो आप जो सीनियर सिटीजन मानने लगते हैं, तो 60 साल के ऊपर जो है, ऐसा नहीं कि सभी को ले लिए, एल्डरली सिटीजन जिनकी 85 से ऊपर है, तुमको 85 का होना पड़ेगा, तब हम तुम्हारे घर जाएंगे वोट लेने तुम्हारा, नहीं तो शांति से आओ वोट करो। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपका 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। ये वही क्राइटेरिया है जनरली जो गवर्नमेंट जॉब्स में लोगों के पास होता है कि लाइक आपको अगर रिजर्वेशन क्लेम करना है तो 40% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन्फॉर्मेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जो जब भी फर्स्ट टाइम वाली चीज़ें होती है ना, ये क्वेश्चन, ये चीज़ें जरूर कर लिया करिए। देन पोलिंग स्टेशन, ये वो, ये बहुत ज़्यादा कुछ खास काम का नहीं है। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी मेजर्स, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द मिथ एंड रियलिटी कैंपेन। मिथ एंड रियलिटी कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था। देन वी हैव द टेक ड्रिवन इनिशिएटिव, सी विजिल। व्हाट वाज सी विजिल? टू रिपोर्ट कोड वायलेशंस इन रियल टाइम, मतलब कोई लोग भाई दे आर वायलेटिंग द नॉर्म। देन वी हैव द सुविधा पोर्टल दिस टाइम फॉर कैंडिडेट्स नॉमिनेशन एंड परमिशन, ये भी इलेक्शन करने में हेल्प किया था। देन इसके अलावा ये वोटर हेल्पलाइन, तो नाम से ही पता चला कि वोटर्स के हेल्प के लिए थी। सो दिस वाज समथिंग अबाउट दिस विद अबाउट दिस पॉलिटी वाला थिंग। अगला वीडियो में हम देखेंगे डिफेंस। डिफेंस में कई सारी इंफॉर्मेशन है जो बहुत काम की है, आपके इस बार सवाल इससे बन सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी विल बी लुकिंग एट दी आफ्टर डूइंग द डिफेंस, क्योंकि डिफेंस में कई सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। देन वी विल ऑल्सो बी लुकिंग एट द लॉ ऑफ जस्टिस, और उसके बाद फिर हम आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन पे, जो जिसमें इस बार मल्टीपल इंफॉर्मेशन, आपको मजा आ जाएगा। सो दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड डू शेयर इट विद सम फ्रेंड की जो इसको लाइक जिसको पढ़ने में लाइक इंडिया ईयर बुक जिसने छोड़ रखा हो, लेकिन उससे हो कि भाई वीडियो से कवर कर ले। यार देखो क्या होता है ना कि ये वीडियो जब आप देखते हो तो 2 बार, मेरा सजेशन जरूर है कि 2 बार जरूर देख लीजिएगा, 1.5x के स्पीड पे करके देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा,
आपको बार बार से उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ कर लीजिए, और जो फैक्ट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो तो नोट कर ही लेना। और अगर आप इसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, अदरवाइज डोंट वरी अबाउट दैट कि ये सारा पीडीएफ आपको वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा जाएगा। जैसा मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं पढ़ाऊंगा, तो आई एम जस्ट डूइंग दैट। तो ये मैं आपका कवर करा दूंगा 5th मई से पहले, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और डोंट मेक इट लाइक कि मैं बाद में करूंगा, वो बाद वाली चीज़ें ना यार कभी होती नहीं है, तो वो मत करिए। बाद वाला चीज़ तो सोचना ही नहीं है इस टाइम पे, अब क्या बाद आएगा भैया, वो मत करो। आया वीडियो खत्म करो, पढ़ लो, और उसके बाद फिर लग जाओ अपने दूसरे काम पे। तो दिस वॉज समथिंग। एंड आप में से बाकी फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस डोंट गिव अ बैच। सो इफ एनीबडी वांट्स टू बी इट्स पार्ट, यू कैन मैसेज एट टेलीग्राम @UPSC एम टॉपर। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप हमेशा तैयारी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस। आई विश आपने कुछ आज सीखा हो, आपकी तैयारी में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो। थैंक यू वेरी मच।